वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटेरिया की जो नई किताब आई है बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की, उसके प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें टोटल 37 सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आज सेट नंबर 8 से 10 तक लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 7 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जिन लोगों का बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है वह है सकड़ी, ऑप्शन नंबर बी। जबकि घाघरा, बागमती तथा कोसी, यह तीनों नदियां हिमालय क्षेत्र की नदी है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो दोस्तों वह स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है गया जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? बिहार की जलवायु के अंतर्गत जो ऋतुएं प्रचलित है वह है शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना शुरुआत की गई थी 1954 में। अगला प्रश्न है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है कैमूर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अबड़क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अबड़क का सर्वाधिक उत्पादन होता है गया जिले में। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? तो दोस्तों भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है,
बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है मधेपुरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज 6000 HP हॉर्स पावर का है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1959 में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 173। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल हैं। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है अध्यादेश जारी करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावासन करना तथा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है नीति निर्धारण, विधान नियमावली गठन, बजट नियंत्रण व्यवस्था तथा विभागीय मंत्रियों की सहायता। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 243 का डी में। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है राष्ट्रपति, जबकि नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था? उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था 1984 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था चंपारण से, पटना से, सारण से तथा भागलपुर से। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र से राहुल सकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो दोस्तों वह क्षेत्र था छपरा का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था, वह जिला था सारण, बेतिया, पटना तथा सिवान। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप
सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे? एमजी हैलेट। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोली कांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोली कांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था? बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौ रक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौ रक्षणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था 1770 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? बर्नियर पटना आया था दाऊद खां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था इस्लाम शाह। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के मध्य मोखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? 8वीं शताब्दी के मध्य मोखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद पाल वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? तो दोस्तों, बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कर्नाट शासकों में जो महान समाज सुधारक था वह थे हरि सिंह देव। अगला प्रश्न है, नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था धर्मपाल, हर्ष, देवपाल तथा गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था कृष्णगुप्त। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम हो जाएगा हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश
और लास्ट में मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और लास्ट मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष जिस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं वह क्षेत्र है मुंगेर। अगला प्रश्न है, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। चलिए अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार है सीतामढ़ी में, सुपौल में, किशनगंज में तथा अररिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह नदी है कोसी नदी। अगला प्रश्न है, सड़े यामन पक्षी बिहार किस जिला में स्थित है? सड़े यामन पक्षी बिहार स्थित है पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, जूट का उत्पादन होता है? जूट का उत्पादन होता है उत्तरी पूर्वी मैदान में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना आईओसी महारत्न कंपनी की इकाई है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो दोस्तों वह जिला है भागलपुर। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 25.4%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना की गई थी 1974 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है महानंदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार ऋषि कुंड कहाँ स्थित है? श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है सोन परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियां एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन करें। आपको मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है नदी का नाम और एक तरफ दिया गया है संगम स्थल। चलिए मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा डी से, पुनपुन का फतुआ से। 2 का मिलान हो जाएगा सी से, कोसी नदी का संगम कुरुसेला में होता है। 3 का मिलान हो जाएगा 1 से, गंडक का पहलेजा घाट से, तथा 4 का मिलान हो जाएगा बी से, कड़मनासा नदी का चौसा के लिए हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान स्थित है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918। अगला प्रश्न है, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वह मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1949 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। अगला प्रश्न है, पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? पटना में नमक कानून भंग किया गया था नखास पिंड के स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को स्थापित किया था डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। अगला प्रश्न है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो दोस्तों वह संबंधित थे फिरदौसी सिलसिले से। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो दोस्तों वह मुगल शासक थे औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान आंदोलन की अध्यक्षता की गई थी पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी मजरुल हक के द्वारा। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशी शासक कौन था? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशी शासक था, उनका नाम है लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो दोस्तों वह काल था तुगलक काल। तुगलक काल के समय बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं कि सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे। तो दोस्तों वह सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेज के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अमर सिंह। 1857 के आंदोलन के दौरान अमर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नानदेव को पराजित किया था। तो दोस्तों सेन वंश के वह शासक का नाम है विजय सेन, जिसने नानदेव को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था। तो दोस्तों दिल्ली का वह सुल्तान था सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए थे। शेर शाह द्वारा नहीं किए गए थे वह कार्य था इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो दोस्तों वह मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अगला प्रश्न है बिहार में वहाबी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नांकित में किसे मिली थी। बिहार में वहाबी नेताओं में मृत्युदंड की सजा मिली थी यहया अली को, मोहम्मद शफी को, मोहम्मद जफर को तथा अहमदुल्ला को। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। तो दोस्तों संथाल विद्रोह का क्षेत्र था भागलपुर से राजमहल तक। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार में पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बाल मुकुंद वाजपेयी ने जिस पत्रिका का संपादन किया था वह पत्रिका था स्वराज कथा। अगला प्रश्न है बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं सारण से, वैशाली से तथा मनेर से। अगला प्रश्न देखते हैं ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था वह महाजनपद है वस्त एवं चेदी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है बिंबिसार को। अगला प्रश्न देखते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था। तो दोस्तों वह शासक थे अजातशत्रु। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस निकेटर। चलिए अगला सेट लगाते हैं सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न है निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों वह जैन तीर्थकर थे मल्लीनाथ, अजितनाथ, नेमिनाथ तथा अरिशनेमी। अगला प्रश्न है
मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात मोखरी वंश का शासन स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे कालिदास, जबकि वसुमित्र, नागार्जुन तथा अश्वघोष यह तीनों विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया का यात्रा किया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटिकोसस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटिकोसस प्रथम ने डायनोसियस को राजदूत बनाकर भेजा था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए वात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के पाटलिपुत्र से था। अगला प्रश्न है, पालकालीन कलाकार विटपाल कहाँ के निवासी थे? पालकालीन कलाकार विटपाल निवासी थे नालंदा के। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का हत्या किसने किया था? बख्तियार खिलजी की हत्या किया था अली मर्दान खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी ने 1495 से लेकर 1496 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने बंगाल के हुसैन शाह सरकी शासक को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। अगला प्रश्न है, बंगभंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? बंगभंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वह वर्ष था 1912 का। अगला प्रश्न है, बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो दोस्तों बिहार का वह उपनवाब था जैनुद्दीन हैबत जंग, जिसकी हत्या अफगानों ने की थी। अगला प्रश्न है, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था?
तो दोस्तों वह अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार जिस मुगल शासक के समय आया था वह मुगल शासक थे औरंगजेब। अगला प्रश्न है, मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में किया गया था 1713 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना आए थे 1821 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था राजेंद्र प्रसाद ने, मजरुल हक ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, मौलाना नूरुल हसन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 का सी में। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए 250। अगला प्रश्न है, किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? किसी पंचायत समिति में 7 अस्थायी समिति होते हैं। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? राज्यपाल की शपथ से संबंधित है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 159। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के शत प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के शत प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या है 6। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1993 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? बिहार के पहले लोकायुक्त थे श्रीधर वासुदेव सोहनी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति % वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति % वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार
1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या है बिहार में 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का जो जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है वह है वैशाली। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत की थी 25 सितंबर 2017 को। अगला प्रश्न देखते हैं, कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? कहलगांव विद्युत परियोजना एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नानक जल कुंड स्थित है? प्रसिद्ध नानक जल कुंड स्थित है राजगीर में। अगला प्रश्न है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? परमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है अररिया में। अगला प्रश्न है, कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या है? कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है 2017 से 22 तक। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है बिहार का वह जिला है भागलपुर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? हिमालय के तराई क्षेत्रों में जो चट्टान पाई जाती है वह है टर्शियरी चट्टान। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भागलपुर में, मुंगेर में, पटना में, गया में तथा रोहतास में। थैंक यू।